नरेंद्र मोदी, पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चाय की चौपाल, चाय पर चर्चा और जिस चाय वाले को सियासी मंत्र बनाकर नरेंद्र मोदी के सीने में आज देश की सर्वोच्च सत्ता का शहंशाह बनने के आसमानी सपने अंगड़ाई ले रहे हैं, उस चाय की कहानी मोदी की जिंदगी से चस्पा हुई करीब 56 साल पहले। तब कोई नहीं जानता था कि चाय बेचने की सत्ता के युद्ध का सबसे बड़ा अस्त्र बन जाएगी। चाय वाला, चाय बेचने वाला, चाय वाला, चाय बेच करके चाय बेचना मंजूर है, हमें देश बेचना मंजूर नहीं। पूर्वी गुजरात का ये छोटा सा कस्बा वडनगर, गांधीनगर से 80 किलोमीटर दूर इसी वडनगर स्टेशन पर उन दिनों नरेंद्र के पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान हुआ करती थी। नरेंद्र की उम्र तब 7 साल थी। वडनगर के स्टेशन से नरेंद्र मोदी का रिश्ता बहुत पुराना है। स्टेशन का चप्पा चप्पा मोदी के बचपन का गवाह रहा है। तब स्टेशन छोटा था, गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम थी और पास ही नरेंद्र मोदी के पिता चाय की दुकान चलाते थे। मोदी के पिता दामोदर दास चाय बेचकर परिवार का गुजारा करते, बच्चों को पढ़ाते लिखाते। 7 साल के नरेंद्र को अपने परिवार की तंगहाली का एहसास बखूबी था, लिहाजा स्कूल और वडनगर स्टेशन के बीच बीतने लगा नरेंद्र का बचपन। आज मोदी जिस चाय और चाय बेचने वालों की ब्रांडिंग कर 2014 के महासमर का सरताज बनना चाहते हैं, उसकी नींव यहाँ इसी स्टेशन पर रखी गई थी। बचपन के दोस्त बताते हैं कि स्कूल से छूटते ही मोदी अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाने चले आते थे और इसी स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। बचपन में जो इंसान रेलवे के डिब्बे में चाय बेच करके अपना गुजारा करता था, ऐसे गरीब परिवार के एक बच्चे को आज आपने यहां बिठा दिया। पिता पुत्र की मेहनत के पैसे से पलता था इस घर में रहने वाला दामोदर दास मोदी का पूरा परिवार। जहां नरेंद्र का जन्म हुआ, तारीख थी 17 सितंबर 1950। तब यहाँ 40 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा एक घर हुआ करता था, जिसमें 5 भाई बहनों के साथ नरेंद्र मोदी ने होश संभाला। इसी घर में बीता था मोदी का बचपन। उस वक्त ये घर पक्के का नहीं, मिट्टी का बना हुआ था। ट्रेन की डिब्बों की तरह 3 कमरे थे। एक बेडरूम था, दूसरे में खाना बनता था और तीसरा कमरा स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल होता था। मोदी का परिवार बड़ा था और आमदनी कम। किसी तरह इसी घर में मोदी के परिवार का गुजारा चलता था। मुफलिसी और मुश्किलों के बावजूद नरेंद्र मोदी आम बच्चों की तरह स्कूल जाते, पढ़ाई करते। दोस्तों के बीच एनडी के नाम से मशहूर थे नरेंद्र मोदी।
उन्हें पढ़ा चुके टीचर बताते हैं कि उन दिनों भी नरेंद्र का मन क्लास में मॉनिटर बनने के लिए मचलता था। भाषा पर अच्छी पकड़ थी। स्कूल में जब भी भाषण देने या डिबेट का मौका मिलता, नरेंद्र मोदी पीछे नहीं रहते। आचार्य श्री के साथ बोलना हो तो भी तैयार, मेरे साथ बोलना हो तो भी तैयार। कोई बात रजू करी हो तो मैं हिचकिटाहट नहीं। वक्तृत्व में सदा एक्टिव रहता था। दर गुरुवार को लास्ट 2 पीरियड में कभी कभी कोई भी टॉपिक आता तो ये दत्तचित्त होकर भी यहाँ एक्टिव रहता था। जिस स्कूल से नरेंद्र मोदी ने संगठन शक्ति की बुनियादी ट्रेनिंग ली, वहीं से पढ़ने वाले बचपन के उनके दोस्त बताते हैं कि मोदी उन दिनों भी जज्बाती थे, जिद्दी थे। तार्किक तरीके से अपनी बात मनवाने की ताकत उनमें स्कूली जीवन से ही आ चुकी थी। स्कूल में सीआर का इलेक्शन आया तो उन्होंने नक्की कर दिया कि इसी दफे खड़े रहना है। तो मुझे बात की गई, एक फॉर्म भर दिया है। मैं किस बात का फॉर्म भरा है? तो उन्होंने बोल दिया कि सीआर बनने का। मैं कह छोड़ो यार, अपने को तो पढ़ाई करनी है, क्या इलेक्शन में जाना है। कि नहीं, भर दिया सो भर दिया। वही सोच उसी टाइम से चलती है और वो जीत के ही रहे। नरेंद्र मोदी को जानने वाले बताते हैं कि उनकी जिद और जुनून का गवाह वडनगर कस्बे का ये शर्मिष्ठा तालाब भी रहा है। तालाब का एक किस्सा मोदी के जीवन से चस्पा है। बताते हैं कि उन दिनों इस तालाब में काफी मगरमच्छ थे, लेकिन बचपन में मोदी बिना डरे इसमें छलांग लगा देते थे। हालांकि इन किस्सों का कोई औपचारिक प्रमाण हमारे पास मौजूद नहीं है। सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वो साल 1958 का दौर था। गुजरात में आरएसएस ने जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। वडनगर में भी संघ की शाखा लगती थी। युवाओं को आरएसएस की विचारधारा से जोड़ने की मुहिम शुरू हुई तो 8 साल के नरेंद्र का रुझान भी संघ की तरफ हुआ। वो अक्सर बाल शाखा में शिरकत करते। वो तैरने का बहुत शौकीन थे। तो वो तालाब में से मगर का बच्चा लेके अपने घर गए और घर उनकी मम्मी ने देखा कि मगर के बच्चा लाए तो उनको बोला कि ये अपने घर नहीं शोभा देता, तालाब में भेज दो। आज यहाँ पर स्कूल है, लेकिन कभी यहाँ मैदान हुआ करता था और यही मैदान मोदी के मोदी बनने का गवाह रहा है। उन दिनों नरेंद्र मोदी स्कूल में थे और इसी मैदान में आरएसएस की लगने वाली शाखा में उनका नियमित रूप से आना जाना था। संघ की विचारधारा से मोदी का पहला परिचय इसी मैदान में हुआ था और कारवां बढ़ता गया। आरएसएस की शाखा में भागीदारी के दिनों में ही नरेंद्र मोदी की मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब से हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नरेंद्र मोदी का पहला और असली परिचय भी वकील साहब के जरिए ही हुआ। वक्त बीतता गया, हाई स्कूल के इम्तिहान खत्म हो चुके थे। तभी 17 साल के नरेंद्र ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। साल 2000 में दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी तस्दीक की थी। वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। तो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। बताते हैं कि घर छोड़ने के बाद अगले 3 साल तक नरेंद्र मोदी गुमनामी में भटकते रहे। कहां गए, कहां रहे, कोई नहीं जानता। द नमो स्टोरी में पत्रकार किंशुक नाग ने लिखा है कि गृहस्थी का बंधन नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं था। लिहाजा 3 साल बाद नरेंद्र मोदी ने घर वापसी के बाद फिर से वडनगर छोड़ दिया और पहुंच गए अहमदाबाद। अपना घर छोड़ने के बाद में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के इसी सरकारी बस स्टैंड को अपना पहला पड़ाव बनाया। यहाँ उनके चाचा की कैंटीन थी।
मोदी उसी कैंटीन के कैशियर बन गए। चाचा का पूरा हिसाब किताब मोदी ने संभाल लिया और यही मिला मोदी को अपने कैरियर का पहला अवसर। अक्सर कैंटीन पर आने वाले अंबालाल नाम के शख्स के जरिए मोदी के कदम फिर आरएसएस की तरफ बढ़ चले। किस्मत, चाहत और एक खास किस्म की काबिलियत ने युवा नरेंद्र मोदी को आरएसएस से पूरी तरह जुड़ने का मौका दे दिया। एक नई जिंदगी दस्तक दे चुकी थी। अहमदाबाद का ये संघ मुख्यालय अब नरेंद्र मोदी का नया पता था। वो साल 1971 का दौर था जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के इसी हेडगेवार भवन में रहने लगे थे। उन दिनों अहमदाबाद के संघ मुख्यालय में कई प्रचारक रहते थे। सबके लिए सुबह की चाय से लेकर चिट्ठियों के जवाब देने तक का पूरा काम मोदी के ही जिम्मे था। मोदी की इसी अदा पर संघ के बड़े नेता फिदा हो गए। ये 70 का दशक था। राजनीति तेजी से बदल रही थी। इसी बीच महंगाई बढ़ी। गुजरात में छात्र सड़कों पर उतर आए। आंदोलन की आग धधकने लगी। सूबे के 40 शहरों में कर्फ्यू लगा। फिर 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई है। अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आधी रात को इमरजेंसी का ऐलान होते ही देश के तमाम बड़े नेता जेल भेज दिए गए। नरेंद्र मोदी तब पुलिस की पकड़ से बाहर थे और आरएसएस की गुप्त बैठकों में भेष बदलकर शिरकत करते थे। एक मीटिंग में तो मोदी सिख की वेशभूषा में आए, जिसकी गवाह ये तस्वीरें भी हैं। अंडरग्राउंड रहना पड़ता था। पुलिस के वारंट थे। पुलिस पकड़ना चाहती थी तो कभी स्वामी जी बन गए, तो कभी कॉलेज स्टूडेंट बन गए, तो कभी सरदार बन गए। 1978 तक नरेंद्र मोदी की तरक्की हो गई। तभी 1980 में केंद्र की जनता पार्टी की सरकार गिर गई। जनसंघ खत्म हो गया और भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर एक नई पार्टी का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा भारतीय जनता पार्टी। 1987 के अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। मोदी को इसका पुरस्कार मिला। उन्हें संघ से निकालकर गुजरात बीजेपी में सचिव बना दिया गया। बीजेपी में मोदी का जो सफर 27 साल पहले शुरू हुआ, वो आज सत्ता की सबसे बड़ी रेस तक पहुंच गया। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की ऐतिहासिक अयोध्या रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई। मोदी उसके सारथी थे। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा के वासियों का। यात्रा कामयाब हुई। मोदी सुर्खियों में आ गए। फिर तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली। उसका जिम्मा भी मोदी को ही मिला। जब वो जोशी जी के साथ वो एकता यात्रा वाली उन्होंने ही पूरा ऑर्गेनाइज किया। कौन जानता था कि उस रथ यात्रा के पीछे खड़ा ये शख्स एक दिन जोशी को उन्हीं की सीट से दरबदर कर देगा। गुजरात में भगवा और मोदी दोनों का कद विस्तार ले चुका था। 1995 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली। 121 सीटों के साथ सूबे में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। केशुभाई पटेल पहले मुख्यमंत्री बने और नरेंद्र मोदी को सुपर सीएम कहा जाने लगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सर पर केशुभाई और लालकृष्ण आडवाणी दोनों का आशीर्वाद था। कहा जाता है कि इसी दौरान शंकर सिंह वाघेला के समर्थकों को तेजी से किनारे लगा दिया गया। दरार इतनी चौड़ी हो गई कि वाघेला ने बगावत कर दी। केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। सरकार गिरने का ठीकरा मोदी पर भी फूटा। राष्ट्रीय सचिव बनाकर मोदी दिल्ली बुला लिए गए। केंद्र नेताओं को लगा कि मोदी जी को थोड़ा गुजरात से हटा के दिल्ली
लाना चाहिए और उनकी जो स्किल्स है, जो हुनर है, उसका उपयोग यहाँ पे दिल्ली में किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि वो बहुत ज्यादा दखल अंदाजी दे रहे थे। केशुभाई पटेल दोबारा सीएम बन गए, लेकिन अगले 6 साल तक मोदी देश की राजधानी से ही संगठन की ताकत का सूत्रधार बने रहे। केंद्र में वाजपेयी सरकार आ चुकी थी और मोदी अटल आडवाणी से लेकर संघ की आंखों के तारे बन गए। साल 2000 में एक इंटरव्यू के दौरान मोदी ने खुद ये कबूल किया था। हम किसके प्रो हैं मालूम नहीं, लेकिन हम पर अटल जी के भी आशीर्वाद हैं, आडवाणी जी के भी आशीर्वाद हैं, कुशाभाऊ जी के आशीर्वाद हैं, पूरी पार्टी के आशीर्वाद है और कार्यकर्ताओं का प्रेम है। तभी 26 जनवरी 2001 को कुदरती आपदा ने गुजरात को तबाह कर दिया। विनाशकारी भूकंप आया, राहत में सुस्ती पर सवाल उठे। केशुभाई की सरकार के खिलाफ आक्रोश पहले से था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को मोदी में नया विकल्प दिखा। मोदी को गुजरात जाने का आदेश मिला। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऐसे नहीं कि वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने मोदी जी पे ही अपना, मोदी जी ही उनके फर्स्ट और लास्ट चॉइस थे। कुछ और नाम भी कंसिडर किए गए थे, जैसे काशीराम राणा। कुछ बातें के बाद उन्होंने यही तय किया कि यही राइट कैंडिडेट है। अपने राजनीतिक गुरु केशुभाई की कुर्सी लेकर मोदी ने जो गुरु दक्षिणा दी थी, वही बाद में तल्खी की वजह बन गई। मोदी के लिए पहली चुनौती थी एक सेफ सीट, जो राजकोट थी। मोदी अभी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का आसमान तलाश ही रहे थे कि वो काली तारीख आ गई। 27 फरवरी 2002। 27 फरवरी साल 2002 की सुबह पूरा देश सन्न रह गया। अहमदाबाद आने वाली साबरमती एक्सप्रेस की कुछ बोगियों में गोधरा स्टेशन के पास आग लगा दी गई। इनमें अयोध्या से आ रहे कार सेवक 58 लोग मारे गए। खबर फैली और 28 फरवरी की सुबह से गुजरात चलने लगा। दंगे भड़क उठे। अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 68 लोग मारे गए। नरोडा पाटिया, बड़ोदरा की बेस्ट बेकरी में हिंसा हुई। दंगों को लेकर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई। 4 अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात आए और मोदी को राजधर्म की याद दिलाई। मैं चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। अटल की ये नसीहत इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन उनके पास बैठे मोदी ने मुस्कुराते हुए जो कुछ कहा वो भी कम दिलचस्प नहीं था। राजधर्म हम भी वही कर रहे हैं साहब। गुजरात दंगों के बाद केंद्र की एनडीए सरकार में खलबली मच गई। कई सहयोगी नाराज हुए। वाजपेयी मोदी को हटाने के पक्ष में थे, लेकिन आडवाणी मौन थे। तभी 12 अप्रैल 2002 को गोवा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। यहीं नरेंद्र मोदी ने अपने इस्तीफे का दांव खेल दिया। मोदी का फेंका हुआ पत्ता काम आया। वाजपेयी के न चाहते हुए भी मोदी को अभयदान मिल गया। कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर चलने को तैयार मोदी ने वक्त से पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। चुनाव पहले नहीं करवा देते, उन्होंने ये बेनिफिट लेने के लिए चुनाव प्रीपोन कर दिया और कहा कि हम 1 महीने में चुनाव करना चाहते हैं। गुजरात की अस्मिता के नाम पर गौरव यात्रा निकाली। आक्रामक प्रचार के दिनों में ही मोदी के हाथ एक और हथियार लगा। चौबीस सितंबर 2002 को गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला हो गया। 32 लोगों की मौत हुई। इन हालातों का फायदा चुनाव में मिला। बीजेपी के खाते में 126 सीटें आईं। मोदी और मजबूत हो गए और यहीं से शुरू हुई इमेज बिल्डिंग। गुजरात के उद्योगपति मोदी के साथ आने लगे। कॉरपोरेट और वाइब्रेंट गुजरात की चकाचौंध की कॉकटेल
मोदी को नई इमेज के साथ स्थापित करने लगी। इधर केंद्र की एनडीए सरकार का अवसान हो गया। एक बार तो वाजपेयी ने भी माना कि गुजरात दंगे सरकार की हार की एक वजह हो सकते हैं। दंगों के सवाल पर मोदी अक्सर चुप हो जाते। करण थापर के साथ ये इंटरव्यू बदलते मोदी का गवाह है। By not letting people hear the message repeatedly, you are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest for a water. और पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। दाग को भूल मोदी सरकार औद्योगिक हस्तियों को खाद पानी दे रही थी। उम्मीदों को पंख लग गए थे। नतीजा 2007 विधानसभा चुनाव में दिखा। जनादेश एक बार फिर मोदी के पक्ष में आया। नरेंद्र मोदी अपने विकास मॉडल का ढिंढोरा पीटते रहे। कई स्तर पर रणनीतियां बनाने लगे। मोदी ने इंटरनेट के हथियार से भी लड़ाई लड़नी शुरू कर दी थी। कम ही लोगों को पता होगा कि मोदी की दिलचस्पी कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उस वक्त से थी जब देश का बड़ा तबका इससे अनजान था। साल 2007 से 2013 तक मोदी ने अपनी जबरदस्त ब्रांडिंग की। कभी अमिताभ बच्चन से गुजरात की गौरव गाथा सुनवाई, खुशबू है गुजरात की, तो कभी खुद के स्टाइल से चर्चित हुए। मगर सत्ता की बागडोर और पतंग की डोर कभी नहीं छोड़ी मोदी ने। छवि फिर भी नहीं बदली। 2011 के सद्भावना मिशन के दौरान जब नरेंद्र मोदी ने टोपी पहनने से इनकार किया तो विरोधियों ने फिर हमला बोल दिया। कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी तिलक भी लगाना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, देश को चलाना। मगर मोदी का मिशन तो कुछ और ही था। गुजरात और गुजराती में बोलने वाले मोदी की जुबान अब हिंदी हो चुकी थी। मुद्दे राष्ट्रीय बन गए थे। समझते देर नहीं लगी कि गुजरात का सरदार दिल्ली का दावेदार बनना चाहता था। 2012 के विधानसभा चुनाव ने मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाया और धमक दिल्ली तक सुनाई देने लगी। जीत की हैट्रिक के बाद ये मांग उठने लगी थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। संघ ने भी इशारा किया, लेकिन पार्टी और एनडीए का एक धड़ा मोदी की मुखालफत के लिए खड़ा हो चुका था, जिसमें खुद लालकृष्ण आडवाणी भी थे। एक बार फिर मोदी की सियासी जिंदगी का पड़ाव गोवा ही बना। जून 2013 की गोवा कार्यकारिणी में मोदी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष बना दिए गए। एनडीए टूट गया। जेडीयू और बीजेपी का 17 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। बीजेपी में भी मतभेद सतह पर आ गए। कोप भवन में चले गए थे, लेकिन संघ के आदेश पर लौह पुरुष को पिघलना पड़ा। अब दिल्ली की दावेदारी के मोदी एपिसोड की तैयारी थी और संघ का आशीर्वाद मोदी के साथ था। संघ का आशीर्वाद साथ था। तमाम विरोधों के बावजूद 13 सितंबर 2013 को मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। आडवाणी फिर नाराज हुए, मगर अब कोई फायदा नहीं था। पूरी पार्टी मोदी नाम केवलम और नमो का जाप करने लगी। विरोधी दिग्गजों के टिकट कटने लगे, बगावत सिर उठाने लगी। मोदी खुद वाराणसी से चुनाव मैदान में कूद पड़े। मगर दिल्ली का दावेदार बनने की महत्वाकांक्षा गुजरात के सरदार को व्यक्तिवादी इमेज से चस्पा कर चुकी थी।